29 मई 1914 का दिन, जब सेंट लॉरेंस नदी से एक जहाज गुजर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर कोई नहीं जानता था सेंट लॉरेंस नदी के उस हिस्से में अंधेरे और कोहरे के बीच डेंजरस ट्रैप बिछा हुआ था। क्या ट्रैप? जी हाँ, एक ऐसा ट्रैप जिसमें फंसकर 1012 मासूम जिंदगियां तबाह हो गई और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई एक भयानक त्रासदी, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। मगर सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों और कौन सा था ये जहाज जो समुद्र की गहराइयों में समा गया। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये बात है आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की। जी हाँ, आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड, जो एक ऐसा जहाज था जिसे उसके गौरव और भव्यता के लिए जाना जाता था, मगर ये अचानक से गुमनामी में कहीं खो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इस जहाज के डूबने के पीछे छुपा था कोई गहरा राज? तो आइए डिटेल में जानते हैं। आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की बात की जाए तो ये एक लग्जरी पैसेंजर शिप था जिसे 1906 में कैनेडियन पैसिफिक स्टीम शिप कंपनी ने बनाया था। ये शिप कनाडा की क्यूबेक सिटी और ब्रिटेन के लिवरपूल के बीच यात्री सेवा के लिए डिजाइन किया गया था। इस शिप को जॉन ब्राउन एंड कंपनी नाम की शिप बिल्डिंग कंपनी ने स्कॉटलैंड के क्लाइड बैंक में बनाया था। इसके कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन की बात करें तो इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का निर्माण 1905 में शुरू हुआ। इसका डिजाइन उस दौर के हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया गया था। ये एक बहुत ही मॉडर्न एंड लग्जूरियस पैसेंजर शिप था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 170 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और गहराई 11.2 मीटर थी। इस शिप का वजन लगभग 14,000 टन था और इसमें एक साथ 1,500 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने की कैपेसिटी थी। ये जहाज इतना बड़ा और शानदार था कि इसे उस समय के टाइटैनिक जैसे जहाजों की तरह ही माना जाता था। इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड ने अपनी पहली यात्रा 1906 में शुरू की थी। इसके बाद ये कनाडा और ब्रिटेन के बीच पैसेंजर्स को लेकर रेगुलरली चलने लगा। ज्यादातर लोग इसी शिप के थ्रू जाना चाहते थे। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये शिप अपने समय की सबसे सुरक्षित और तेज शिप्स में से एक माना जाता था। क्योंकि टाइटैनिक की तरह आरएमएस आयरलैंड भी एक लग्जूरियस शिप था, जिस पर यात्रियों के लिए हर पॉसिबल सुविधा अवेलेबल थी। इसमें होटल, स्पा वगैरह सब था। साथ ही इसे खास तौर पर अटलांटिक ओशन की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन दुख की बात है कि 29 मई 1914 को इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का एक ऑर्डिनरी ट्रैवल अचानक से एक टेरिबल एक्सीडेंट में बदल गया। 28 मई 1914 को आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड क्यूबेक सिटी से इंग्लैंड के लिवरपूल की ओर जा रहा था। जहाज पर कुल 1477 लोग सवार थे, जिनमें क्रू मेंबर्स भी थे। बाकी लोगों के साथ सैल्वेशन आर्मी भी इस पर सवार थी। सैल्वेशन आर्मी की बात की जाए तो ये 170 सदस्यों का ग्रुप था जो इंग्लैंड में होने वाली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में एक बड़ी त्रासदी घटने वाली है और जो लोग इतनी खुशी से इस सफर के लिए आए हैं, वो सब सेंट लॉरेंस नदी के ठंडे पानी में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को महसूस करेंगे, जो बेहद डरावने होने वाले थे। क्योंकि जैसे ही जहाज सेंट लॉरेंस नदी के पास पहुंचा, वहां घना कोहरा छा गया। कोहरा इतना गहरा था कि सेलर्स को मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। और फिर हुआ टाइटैनिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैरीटाइम डिजास्टर। हादसे वाली रात शिप की कमान हेनरी कैंडल नाम के ऑफिसर के हाथ में थी। हेनरी कैंडल काफी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। ये सेंट लॉरेंस नदी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। सेंट लॉरेंस नदी की बात की जाए तो बहुत पुराने टाइम से ही ये उत्तरी अमेरिका का एंट्री गेट मानी जाती है। मगर ये नदी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने खतरनाक जलमार्ग के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थी। इसकी तेज धाराएं नैरो क्लिफ्स वाले रास्तों के साथ घने कोहरे से ढकी रहती थी और ये घने कोहरे की चादर इसे और भी डरावनी बना देती थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी गलती पल भर में किसी भी जहाज को समुद्र की गहराइयों में डुबा सकती थी।
इसी खतरनाक नदी में आरएमएस शाम के 4:30 बजे निकला था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर जैसे जैसे रात ढलती गई मौसम बदलना शुरू हो गया और रात के 1:30 बजे जब जहाज नदी के सकरे रास्ते से गुजर रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल पूरा रास्ता घने कोहरे से ढका हुआ था, जिसमें जहाज का कप्तान कुछ भी नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना टाइम था, तब जीपीएस जैसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ये हादसा शायद होता ही नहीं और कैप्टन अपने एक्सपीरियंस से इस मार्ग को भी पार कर लेता। मगर तभी एंट्री हुई इस कहानी के विलेन की, या फिर यूं कहें कि एक दूसरा जहाज भी अपनी मौत लेकर इसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसका नाम था एसएस स्टोरस्टैड। एसएस स्टोरस्टैड की बात की जाए तो ये कोल एंड ओर ले जाने वाला स्टीमर जहाज था, जिसे 1910 में बनाया गया था। इसका इंग्लैंड में निर्माण किया गया था। ये भी एक जाइंट शिप था। ये 6028 टन वजनी और 440 फीट लंबा था, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ा जहाज था। इसका रजिस्ट्रेशन नॉर्वे में हुआ था और ये जहाज भी नॉर्थ अटलांटिक में ही चलता था। असल में नॉर्थ अटलांटिक में समुद्र के ऊपर काफी मोटी बर्फ की परत जम जाती थी, इसलिए इस कार्गो शिप को मजबूती के साथ बनाया गया था। तभी तो ये हैवी कार्गो के बावजूद समुद्री बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ता था। यानी इसकी तुलना आप आइस ब्रेकर शिप से कर सकते हो। मगर अफसोस इसकी यही खूबी आरएमएस आयरलैंड और उस पर मौजूद लोगों की जिंदगी के लिए यमराज बन गई। एक्चुअल में कोयले से भरा ये जहाज सेंट लॉरेंस नदी से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के अलास्का की ओर जा रहा था। यानी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। मगर इसी क्रॉसिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों जहाजों को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। वैसे बताते चलें, इन दोनों जहाज के कप्तान काफी एक्सपीरियंस्ड थे, मगर इसके बावजूद दोनों जहाज एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, कोहरा घना होता जा रहा था, जिसकी वजह से कप्तान आगे का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन आरएमएस आयरलैंड के कप्तान ने एक सीटी बजाई ताकि आसपास अगर कोई शिप हो तो वो अलर्ट हो जाए और सामने ना आए। हालांकि इस सीटी को एसएस स्टोरस्टैड ने भी सुना और उन्होंने भी जवाब में अलर्ट दिया। मगर अफसोस कोहरे की वजह से दोनों जहाज की आवाज सही डायरेक्शन में पहुंच ही नहीं पाई, जिसकी वजह से दोनों के बीच गलतफहमी हो गई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कैप्टन कैंडल ने सोचा कि एसएस स्टोरस्टैड उनके बाईं तरफ से गुजर जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने जहाज को दाईं ओर मोड़ लिया। मगर एसएस स्टोरस्टैड के कप्तान को लगा कि आरएमएस दूसरी दिशा में बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने जहाज को सीधा ही चलने दिया। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कोहरे के कारण दोनों जहाज एक दूसरे को देख नहीं सके। एसएस स्टोरस्टैड ने आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के बीच में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का बायां हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। सिर्फ 14 मिनट में ये विशाल जहाज डूब गया। ये घटना इतनी तेज थी कि यात्रियों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के कप्तान ने अपने जहाज को आखिरी समय तक मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसएस स्टोरस्टैड के कप्तान ने भी टेरिबल सिचुएशन को देखते हुए जहाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब दोनों जहाज के कप्तान ये समझ चुके थे कि इस टक्कर को रोक पाना इम्पॉसिबल है, और फिर हुआ भी वही। एसएस स्टोरस्टैड का लोहे का ह्यूज पार्ट अचानक से आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के मिडिल पार्ट से टकराया, जिससे आरएमएस की लोहे की दीवारें कागज की तरह फट गईं। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के हर कोने में इसकी गूंज सुनाई दी। इस भयानक टक्कर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाज के मेन पार्ट में 14 फीट लंबा और 5 फीट वाइड होल हो गया था। ये होल इतना बड़ा था कि इससे 2,70,000 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी जहाज में भरने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सो रहे पैसेंजर्स को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। कई परिवार अपने केबिन में ही फंसकर रह गए और जहाज के डूबने से उनकी मौत हो गई। जहाज पूरी तरह से झुक चुका था, जिससे चलना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी।
हालांकि कैप्टन कैंडल ने सिचुएशन संभालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि यात्रियों को लाइफ बोट्स तक पहुंचाया जाए, लेकिन जहाज इतनी तेजी से डूब रहा था कि ज्यादातर लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का समय ही नहीं मिला। पानी लगातार बढ़ता गया और जहाज झुकने के बाद पलट गया। हालांकि जहाज में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स लगे हुए थे ताकि इसे डूबने से बचाया जा सके, मगर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के बावजूद टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कंपार्टमेंट्स खुल गए और पानी पूरे जहाज में फैल गया और कुछ ही मिनटों में जहाज पूरी तरह डूब गया। इतना ही नहीं, इस हादसे में साल्वेशन आर्मी के 170 सदस्यों में से केवल 8 ही बच पाए थे। हालांकि एसएस स्टॉर्मस्टार्ट जहाज के क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत कम लोगों को ही बचा सके। हादसे में बहुत से लोगों की मौत हो गई, जिसने इसे टाइटैनिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुद्री हादसा बना दिया। इस हादसे में कुल 1012 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर लोग ठंडे पानी में डूबने या दम घुटने से मरे। जहाज पर मौजूद 1777 लोगों में से सिर्फ 465 लोग ही बच पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित निकाला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद कनाडा और नॉर्वे दोनों में जांच शुरू हुई। जांच में एसएस स्टॉर्मस्टार्ट के कप्तान थॉमस एंडरसन को मेन कल्प्रिट ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने गलत दिशा में जहाज मोड़ा था। हालांकि उन्होंने आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के कप्तान हेनरी कैंडल पर भी उंगली उठाई, ये कहते हुए कि वो एसएस स्टॉर्मस्टार्ट के संकेतों को सही ढंग से नहीं समझ सके। अब सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का कारण क्या था और इससे सबक क्या मिला। जांच के दौरान इस हादसे के कई कारण बताए गए, जिसमें पहला कारण था घना कोहरा, जिसने जहाजों के बीच का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसका दूसरा कारण था इसका डिजाइन। टक्कर के बाद इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के डिजाइन में खराबी के कारण ये जल्दी डूब गया। तीसरा रीजन ये था कि उस समय के सुरक्षा नियम इतने सख्त नहीं थे। भले ही जांच हुई हो, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो सका है कि हादसे के लिए किसकी गलती थी। दरअसल 1964 में गोताखोरों ने सेंट लॉरेंस नदी में इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का मलबा खोजा। आज भी आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के अवशेष सेंट लॉरेंस नदी की गहराई में 130 फीट नीचे हैं। आज ये मलबा इतिहास का हिस्सा है और कनाडा की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी की याद दिलाता है, क्योंकि टाइटैनिक की ही तरह इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का निर्माण अपने समय के मोस्ट आउटस्टैंडिंग शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का सिंबल था। लेकिन इसके अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ने इसे एक सैड हिस्ट्री बनाकर रख दिया, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के रेगुलेशंस एंड शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग साबित हुआ। हालांकि एसएस स्टॉर्मस्टार्ट को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन फिर भी ये बचा रहा। इसे बाद में कैनेडियन सेना ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान खरीदा और इसे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद इस घटना ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाने में मदद की। ये घटना हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, प्रकृति के आगे इंसान कितना छोटा है। वैसे आपका इस हादसे के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये हादसा सिर्फ कोहरे की वजह से हुआ या किसी की चूक की वजह से? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।